तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमने बेसिकली इसमें बता दिया है कि रूमेटिज्म वर्ड जहाँ भी आएगा इट मींस इट इन्वॉल्व जॉइंट्स। आर्थराइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी खुद की इम्यूनिटी क्या करती है अगेंस्ट, अगर बॉडी के वर्क करे बॉडी के किसी पार्ट या सेल्स के अगेंस्ट में, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसे इनकी इसकी वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो डिजीज या डिसऑर्डर होंगे उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम देखते हैं कि जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। मेन मेन क्या है इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होना। बाकी क्या है, ये मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी कि और भी ऑर्गन सिस्टम्स को क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऑटो इम्यूनिटी वर्क करने लगती है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मोस्टली ये जॉइंट्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ड्यू टू अननोन कॉज। अभी तक इसकी पैथोजेनेसिस का पता नहीं लग चुका है, लग पाया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है, परसिस्टेंट इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन लगातार किसके अगेंस्ट में होता है, साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में। साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट में उनका डिस्ट्रक्शन होता है, उनमें लगातार इन्फ्लामेशन रखता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। इस डिजीज में फिर क्या होता है, बाइलेटरल पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, दोनों जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक सेकेंड होल्ड करो थोड़ा बेटा। हाँ, तो क्या बता रहे हैं हम, बाइलेटरल पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी पेरिफेरल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। यानी पेरिफेरल जॉइंट्स का मतलब क्या है, हैंड या फीट के जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। और हैंड और फीट के जॉइंट्स के मतलब बाइलेटरल होगा, यानी ये मान लो कि एक साइड की क्या कहते हैं, रिस्ट या उंगलियां या फिंगर्स या एल्बो या नी में अगर इन्वॉल्वमेंट है, मान लो एक साइड की नी में इन्वॉल्वमेंट है, तो दूसरे साइड की भी नी में इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक नी में आर्थराइटिस होगी। तो यानी बॉडी के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में क्या होगा, एक साथ जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, यानी एक साइड का भी इन्वॉल्वमेंट है बाइलेटरल, दूसरे साइड का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। डिजीज का प्रिवलेंस, यानी ज्यादातर किन में होती है डिजीज, तो देख लो ये वुमेन्स की डिजीज है, ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। किस एज ग्रुप में देखी जा रही है, 30 से 50 वर्ष की महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। और ऐसी महिलाओं में देखा जाता है ज्यादातर 20 से 50 साल की हैं। और एक एंटीजन होता है या प्रोटीन होता है बॉडी में, जिसको हम कहते हैं HLA-DR4 एंटीजन, ठीक है। जिनकी बॉडी में ये जीन, ये एंटीजन पाया जाता है, ऐसे लोगों में ज्यादातर क्या होता है, ये डिजीज ऐसी महिलाओं में 20 से 50 साल की उम्र के बीच में ऐसी महिलाओं में ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात इतनी सबको, यस या नो? यस सर। हाँ, फिर अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ, हॉलमार्क, हॉलमार्क ऑफ डिसऑर्डर, यानी इस डिसऑर्डर की पहचान क्या है, कैसे पता लगाएंगे हम, क्या है, किससे इसकी डायग्नोसिस बनेगी। तो एक तो बॉडी पे सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे, आगे आपको शो भी करेंगे कि सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं। सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलते हैं इस डिजीज में, उससे इसकी पहचान बनती है। दूसरा, आज जब आप इसके सीरम की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ब्लड सीरम की, तो उसमें आपको रूमेटॉइड फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। उससे इसकी, हम इसका टेस्ट भी करते हैं रूमेटॉइड फैक्टर्स का, वही इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। तो जो RF फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट है, उनमें चांसेस होते हैं कि अगर उनके जॉइंट्स में डिजीज चल रही है तो उनमें क्या है, आर्थराइटिस, इससे डायग्नोसिस बनती है। तो RF फैक्टर है क्या, ये ऑटो एंटीबॉडीज हैं जो कि किस नेचर की होंगी, IgM, IgG या IgA टाइप की, ठीक है। यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, ऐसी एंटीबॉडीज बॉडी में पाई जा रही हैं जो क्या है, खुद के बॉडी के किसी पार्ट के अगेंस्ट में वर्क कर रही हैं। और ये किस तरीके की हो सकती हैं, या तो IgM टाइप की हो सकती हैं, IgJ टाइप की हो सकती हैं, या IgA। एंटीबॉडीज आप इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो IgM, IgG, IgA, IgE ये पढ़ते हैं हम, क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है सब, ठीक है। तो उसमें से तीन तरीके की क्या है, IgM, IgG और IgJ
IgA टाइप की ऑटो एंटीबॉडीज हो, ऐसी एंटीबॉडीज जो बॉडी के किसी पार्ट के अगेंस्ट में वर्क कर रही है। अब देख लो ये किसके अगेंस्ट में वर्क करती हैं। ये वर्क करती हैं FC फ्रैगमेंट ऑफ IgG, यानी ये एक प्रकार की IgG एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, यानी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में ही वर्क कर रही है। तो IgG जो एंटीबॉडी होती है उस पे एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं FC फ्रैगमेंट, उसके अगेंस्ट में ये वर्क करती है। अब ये पता नहीं है कि ये क्यों, क्या, कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है। ये बेसिकली IgG एंटीबॉडी जो जॉइंट्स में अवेलेबल है या बॉडी का जो भी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, उस पार्ट पे जो IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस पे जो क्या होगा, FC फ्रैगमेंट प्रेजेंट होगा, उसके अगेंस्ट में वर्क करने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स का मोस्टली इस डिजीज में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी वजह से ये डिजीज होती है। समझ में आ रही है बात। अब देख लो यहाँ पे हमने ऑटो एंटीबॉडीज में से एक IgG भी लिखवाया है, ठीक है। तो यानी शरीर में IgG एंटीबॉडी कुछ डिफेक्टिव ऐसी होंगी जो जो नॉर्मल IgG एंटीबॉडी के FC फ्रैगमेंट के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, ठीक है। IgM भी हो सकते हैं, IgA भी हो सकते हैं और IgG भी हो सकते हैं। तो ये सारी उसकी एंटीबॉडी क्या है, वो नहीं होंगी डिफेक्टिव, बट जो डिफेक्टिव हैं उनको हम RF फैक्टर कहेंगे। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस, डिजीज की पैथोजेनेसिस पता नहीं है, संप्राप्ति पता नहीं है कि क्यों हो रही है डिजीज, बट क्या क्या चेंजेस होते हैं पैथोलॉजिकल वाइज बॉडी में। बेसिकली हम जॉइंट्स की बात करेंगे क्योंकि जॉइंट्स की डिजीज है मेजर। तो जॉइंट्स में क्या कहते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ये फिगर दिख रही है, तो फिगर में क्या है, एक साइड नॉर्मल जॉइंट दिखा रखा है और दूसरी साइड क्या दिखा रखा है, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो हम अगर नॉर्मल जॉइंट्स की बात करें तो आपको बोन दिख रही होंगी, दो जॉइंट है, दो बोन होंगी। फिर आपको वहां पे क्या है, रेड कलर में सिनोवियल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ठीक है। हर जॉइंट्स में आप जानते हो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है और क्या कहते हैं उसके बीच में क्या होता है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और ये आपको ब्लू कलर का जो पूरा दिख रहा होगा ये जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। ये नॉर्मल एनाटॉमी है। और फिर आपको बोन के अंदर की तरफ लाइनिंग दिख रही होगी, व्हाइट कलर की दिख रही है सबको, वो क्या है, कार्टिलेज है, ठीक। ये इतने पार्ट इसीलिए दिखा रहे हैं कि इन्हीं पार्ट्स में डिफॉर्मिटी। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो हमने बेसिक पार्ट्स की बात करी थी, बोन्स भी दिखाए थे फिगर में, फिर हमने सिनोवियल मेम्ब्रेन की बात करी थी, फिर जॉइंट कैप्सूल की बात करी थी और लास्ट में कार्टिलेज की बात करी थी। तो ये कार्टिलेज आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहा जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकुलेशन मतलब है मूवमेंट। आर्टिकुलेशन यानी जॉइंट के मूवमेंट में जो कार्टिलेज हेल्प करवाती हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। तो इसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या कहते हैं, जो जॉइंट कैप्सूल है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, बोन का इन्वॉल्वमेंट होगा और आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी इन सब पार्ट्स की डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है। तो पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं या पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं इसमें। तो आपको राइट साइड ऑफ द फिगर में क्या दिख रहा होगा, जो चेंजेस दिख रहे हैं बी, जो फिगर है उसमें आपको सेकंड फिगर में आपको क्या है, जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें वो दिखा रहे हैं। तो डिजीज की स्टार्ट होती है तो नीचे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला पॉइंट, इन्फ्लामेटरी स्टेज, यानी कि जॉइंट्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। अब ये इन्फ्लामेशन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, सिनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में हो रहा है। तो सिनोवियल मेम्ब्रेन में आप यहाँ पे बीच में क्या कहते हैं देख रहे होंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस दिखा रखे हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या है कि जो एंटीबॉडीज हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एंटीजन क्या है, FC फ्रैगमेंट ऑफ क्या कहते हैं IgG बॉडी, और क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं एंटीबॉडी कौन सी लगी है, ऑटो एंटीबॉडी जो बॉडी में बन रही है, RF फैक्टर, यानी इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं RF
कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये आरएफ कॉम्प्लेक्स का अब ये कारण पता नहीं कि क्यों हो रहा है, बट इनका डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है इसमें जॉइंट्स में। अब इनके डिपोजिशन की वजह से देख रहे होगे आप ये कहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड में इनका डिपोजिशन है। तो इनके अगेंस्ट में क्या होता है, इम्यूनिटी वर्क करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी वर्क किस वजह से करती है कि इसमें यहाँ पे जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज आएंगे। तो यहाँ देख रहे होगे कि दिख रहा होगा इधर मैक्रोफेजीज आ रहे हैं इनके अगेंस्ट में, फिर आपको न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ दिख रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल दिख रहे होंगे। ठीक है, प्लाज्मा सेल का मतलब है एंटीबॉडीज ही, बी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। तो ये सब और लास्ट में यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी स्टेज सेल्स है। तो इस कंडीशन को काउंटर करने के लिए जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी बनता है तो उसको कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। वो किस लिए होता है कि इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करवाने के लिए, कि लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजी जितने डब्ल्यूबीसी है उनको वहां पहुंचाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करें, हील करें। ठीक है, बट ये क्योंकि डिफेक्टिव मैकेनिज्म है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, बट हमारी कुछ एंटीबॉडीज ऐसे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। तो बट बॉडी की इम्यूनिटी का फंक्शन क्या है, उसी हिसाब से होगा और ये सब क्या आने लगेंगे यहाँ पे, डिपॉजिट होने लगेंगे। तो हम साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होना स्टार्ट होगा, इन्फ्लामेशन, तो साइनोवाइटिस होगी। और जहां भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पे क्या है, आपका थिकनिंग ऑफ दैट लेयर होती है। क्यों होती है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ वहां पे क्या होने लगता है कि उसको जब रिपेयर वर्क किया जाता है वहां पे उसको कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्रीट करने के बाद, हील करने के बाद, वहाँ जो हीलिंग का प्रोसेस है तो वहां पे आपके कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रस टिश्यूज जो है फाइब्रिनोजिन वगैरह वहां पे कलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट चेंजेस क्या दिखता है कि जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो थिकनिंग होनी उसकी स्टार्ट होती है। यानी वो एक लिक्विड स्ट्रक्चर था, वो धीमे धीमे लिक्विड क्या होने लगता है, कंजेस्ट करने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था कि इन्फ्लामेशन के जब भी करेक्टरिस्टिक साइन आएंगे तो वहां पे एक साइन होता है एडिमा, उस जगह पे फ्लूइड डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। ये जब आगे फर्दर, अभी हमने आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाया नहीं है, बेसिकली वो हमें फर्स्ट भी पढ़ाना चाहिए था आपको। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों वहां डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, तो जिस अब इन्फ्लामेशन की वजह से एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो थिक होती जा रही है, यानी वहाँ कंजेशन हो रहा है। जो एक लिक्विड मीडियम था वहाँ पे तरल पदार्थ था, चिकना तरल पदार्थ था। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, चिकना म्यूकस की तरह का चिकना पार्ट है, जिस ये इसलिए होता है कि बोन आपस में टकराए नहीं और उनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो। ठीक है, ताकि उनमें इंजरी ना हो घर्षण की वजह से। तो बट ये धीमे-धीमे क्या होने लगता है, इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होने लगती है और वहाँ पे एडिमा स्टार्ट हो जाता है उस कैप्सूल में, यानी जो जॉइंट का कैप्सूल है जिसमें जॉइंट फिक्स्ड है, उस कैप्सूल में एडिमा आपको स्वेलिंग दिखनी स्टार्ट होगी। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? फर्स्ट स्टेप समझ में आया? यस या नो? यस सर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पैनस। पैनस क्या है, पैनस जो वर्ड यहाँ पे आया, ठीक है, कि पैनस बनने की शुरुआत होती है वहाँ। तो पैनस क्या कहा गया है, थिकन लेयर ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, ये हमने आपको क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन बनाया था, तो ग्रेनुलोमेटस एक इन्फ्लामेशन होता है, टीबी में इसको डिफाइन किया था। तो वो एक परफेक्ट, उसमें वहां पे ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, दानेदार स्ट्रक्चर। वो दानेदार स्ट्रक्चर किसके बनते हैं कि बीच में जो भी पैथोजन होगा, क्या कहते हैं, टीबी के उसमें बताया था कि बीच में क्या होगा, क्या कहते हैं, पैथोजन होगा, जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो होगा। उसके चारों तरफ क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे और उसके चारों तरफ न्यूट्रोफिल्स की एक रिंग होगी। उसके बाद उसके चारों तरफ क्या होगा, क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स आएंगे, किस शेप में, इपिथेलॉइड सेल्स के रूप में। यानी लिम्फोसाइट्स अपनी शेप चेंज करेंगे और वो किसकी फॉर्म ले लेंगे, एपिथेलियल सेल्स की, ताकि वो पैथोजन उसके अगेंस्ट में उसको क्या समझे कि क्या कहते हैं, ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये तो कोई बॉडी के सेल्स हैं, तो उसके अगेंस्ट में फंक्शन करने की कोशिश करे।
फिर उसके चारों तरफ क्या होगा, फाइब्रस टिश्यूज होंगे, और देन उस फाइब्रस टिश्यूज के से उसे पूरा कवर कर लिया गया होगा, और वो फाइब्रस टिश्यू ये अंदर एपिथेलियोइड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स उस पैथोजन को किल करेंगे, और फाइब्रस टिश्यू वहां पे रिपेयर वर्क कराना स्टार्ट करेगा। तो वहां पे एक फाइब्रिन मटेरियल बिछा दिया जाएगा, जालीदार स्ट्रक्चर, धागेदार स्ट्रक्चर, जैसे रफू में होता है, पेंट रफू करवाते हैं हम, तो वैसा एक स्ट्रक्चर बिठा दिया जाएगा और उसकी पैकिंग की जाएगी। उस पे कोलेजन फाइबर्स का पेस्ट चिपका दिया जाएगा, और वो जहां भी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होगा वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब वो सूख जाएगा, यानी जैसे हम प्लास्टर करते हैं कहीं, वो सूख जाता है, तो वो हार्ड स्ट्रक्चर बनने के बाद वहां पे जब वो पूरा कंप्लीटली हील हो जाएगा, तब वहां पे एक स्कार फॉर्मेशन होता है, दाग की वो होती है। बट उस पार्ट का फंक्शनल लॉस हो जाता है, वो पार्ट फंक्शन करता था, उस फंक्शन लॉस हो जाता है। तो इस फॉर्मेशन को सबको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन। तो यहाँ जॉइंट्स में क्या हो रहा है कि पैथोजन तो कोई है नहीं, यहाँ पे तो ऑटो एंटीबॉडीज, आईजीजी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में वर्क कर रही हैं। तो यानी सेंटर में क्या रहेगा, वही इम्यून कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उसके चारों तरफ क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, फिर उसके चारों तरफ लिम्फोसाइट्स होंगे, और देन उसके बाद चारों तरफ फाइब्रस टिश्यूज होंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, जॉइंट्स में पेनस कहा है। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात। पेनस क्या हो गया, ठीक है। यस या नो नहीं बोलते यार तुम तो। यस सर। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जितना जो ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन वहां हो रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, कितने पार्ट को कवर कर रहा होगा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज तक के पार्ट को कवर कर रहा होगा, और सबकॉन्ड्रल बोन यानी बोन्स के जो आपस में क्या कहते हैं, बोन्स हैं दोनों के, अब इंटरनल मार्जिन जो है यानी मार्जिन तक, यानी ये जॉइंट कैप्सूल के पूरे पार्ट को कवर कर रहा होगा। अब सोचो ये मूवेबल स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये मूवेबल स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे अब हार्डनेस आती रही है, जा रही है, तो इसकी मूवेबिलिटी जो होगी वो खत्म होने लगेगी, ठीक है। अब ये पेनस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये इवेंचुअली इरोड्स एंड डिस्ट्रॉयड द जॉइंट कैप्सूल एंड बोन। तो आप इस फिगर में देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको कहीं भी कार्टिलेज नहीं दिख रही है, इस फिगर में देख रहे हो कहीं पे भी कार्टिलेज, जो साइड के फिगर में आपको यहाँ कार्टिलेज दिख रही है, वो कार्टिलेज यहाँ पे गायब है, और बोन भी क्या है, टूट फूट हो गई है स्टार्ट, उसमें वो इरोड्स कर गई है, उनमें ब्रेक डाउन हो रहा है मार्जिन का। तो ये पेनस फॉर्मेशन की वजह से ये बोन्स क्या करती हैं, धीमे धीमे टूटने लगती हैं, और आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, वो खत्म हो जाती है वहां से। समझ में आ रही है बात इतनी, यस या नो। यस जी सर। सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइब्रस एनकाइलोसिस, ठीक है। तो फाइब्रस तो समझ गए, क्योंकि वहां पे फाइब्रस टिश्यू बिछाया जा रहा है। तो एनकाइलोसिस का मतलब है फिक्सेशन, किसी जगह किसी चीज का एक जगह फिक्स हो जाना, दैट इज एनकाइलोसिस कहा जाता है। समझ में आ रही है बात इतनी, यस या नो, ठीक है। जी सर। जी सर। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये फाइब्रस टिश्यू बिछ रहा है, उसकी वजह से उस जॉइंट का फिक्सेशन हो गया है, अब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि फाइब्रस इन्वेशन ऑफ पेनस एंड स्कार फॉर्मेशन दैट ऑक्लूड्स द जॉइंट स्पेस, यानी कि जॉइंट का जो पूरा स्पेस है उसको ये कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट का मूवमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। और हमने बताया कि जहां भी मूव, अभी पिछले लेक्चर में ही बता रहे थे कि जिस भी जगह का, जिस भी पार्ट का फंक्शन खत्म हो गया, वहां की क्या कहते हैं, वहां के टिश्यूज में क्या होगी, अट्रॉफी हो जाएगी, साइज में छोटा हो जाएगा। तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, जो कि पेनस के टाइम पे हो रहा था, बोन क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, और ड्यू टू डिसफंक्शनलिटी, उस जॉइंट का फंक्शन खत्म हो गया, वो मूव ही नहीं कर रहा अब, तो अब उसका फंक्शन खत्म हो गया, तो उसकी वजह से वो वहां की बोन क्या होती है, छोटी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, मिसअलाइनमेंट हो सकता है, यानी इनकी धुरी चेंज हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ये खिसक सकती है,
ठीक है। पहले क्या थी कि ये एक बोन दूसरे बोन पे टिकी हुई थी, अब ये बोन क्या हो सकती है, एक दूसरे से खिसक सकती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, उस जॉइंट में डिफॉर्मिटी आती है जो विजिबल होती है। अब वो आपको डिफॉर्मिटी दिखेगी बाहर से, सुपरफिशियली। अब तक जो चल रहा था सेकंड स्टेप तक, उसमें बाहर से आपको कोई ज्यादा जॉइंट के डिफॉर्मेशन का, जॉइंट की डिफॉर्मिटी का नहीं पता चल रहा, बट इस स्टेप में आके जॉइंट की डिफॉर्मिटी दिखने लगेगी, उस जॉइंट का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब क्योंकि वो जॉइंट बिल्कुल नहीं ला पा रहा, तो उससे एसोसिएटेड जितनी मसल्स होंगी, उस जॉइंट से जुड़ी हुई बोन से जितनी जुड़ी हुई मसल्स होंगी, उनका भी फंक्शनल लॉस होगा क्योंकि अब उनका काम नहीं हो रहा, तो उनमें भी मसल्स में ट्रॉफी आएगी। तो इस तरीके के चेंजेस आपको थर्ड स्टेप में दिखने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? यस या नो? ठीक है। तो ये फाइब्रस टिश्यूज के डिपोजिशन की वजह से हो रहा था। अब उसके बाद है बोनी एनकाइलोसिस, यानी बोन्स का बिल्कुल फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। जॉइंट पूरी तरीके से कंप्लीटली फिक्स कर जाएगा लास्ट स्टेज में, यानी बिल्कुल भी उस पाँव को यार या तो हाथ में होगा या पाँव में होगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा उस पर से, ठीक है। और पेशेंट को क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट पेन होगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही जॉइंट को नहीं हिलाएगा, ठीक है। और जॉइंट में क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्चर दिख सकते हैं, यानी कहीं से जॉइंट मुड़े हुए, वो कॉन्ट्रैक्चर आपको नीचे बताएंगे किस किस तरीके की डिफॉर्मिटी आती है। और इस फोर्थ स्टेप में ही आपको 1/3 पेशेंट जितने हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, टोटल पेशेंट जितने हैं, तो मान लो 100 हैं, तो 100 में से 1/3 यानी 33-34 पेशेंटों में आपको क्या दिखेगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखे लगेंगे उस जॉइंट में, ठीक है। यानी वहां पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये पूरे पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जो किस में होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको? यस या नो? जी सर, जी सर। हाँ, अब देख लो, ये है सबक्यूटेनियस नोड्यूल, दिख रहा है दानेदार स्ट्रक्चर। नोड्यूल्स मतलब क्या है, दाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, जॉइंट्स में आपको ऐसे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखने लगते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? यस या नो? यस सर। अब अगली बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे हम, कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एक्यूट फेज होगी, यानी जब डिजीज स्टार्टिंग फेज में होगी, तो पेशेंट में फैटिक दिखेगा। फैटिक मतलब होता है थकावट पेशेंट में। अब थकावट, या आयुर्वेद में वर्ड आया है श्रम, थकावट का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करोगे थकावट? व्हाट इज थकावट, व्हाट इज फटीगनेस? पेशेंट आके आपके पास क्या कहेगा? सर काम करने में मन नहीं लगेगा, बॉडी पेन वगैरह। नहीं, फटीगनेस मतलब है थकावट, यानी थक जाना। तो आदमी क्या होता है, काम करता है और थक जाता है, ठीक है। तो वो थकावट नहीं है ये, ठीक है। ये श्रम जो, वो तो हर किसी को हो सकती है, कोई काम करे तो उसे थकावट। सर बिना वर्क किए ही थकावट हो। हाँ, बिल्कुल सही। यानी बिना काम करे ही उसको क्या महसूस होगा कि बहुत थक गए हैं, ठीक है। दैट इज श्रम आयुर्वेद में, और मॉडर्न में क्या है, फैटीग, ठीक है। मैलेस, फिर अगला वर्ड है मैलेस, ठीक है। अब मैलेस का मतलब है व्यक्ति को लगेगा कि वो बीमार है, यानी बीमार लगने की ये जो अनुभूति है, महसूस होना आपको कि हम बीमार हैं, दैट इज नोन एज मैलेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये टर्म याद रखो, क्योंकि पेपर पे, पर्चे पे यही लिखना है आपको, ठीक है, कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है, कि उसको फैटीक है, उसको मैलेस है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख लगना उसे, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम कहते हैं, भूख लगना उसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट लॉस होगा, शरीर में क्या होगा, बॉडी में का वजन धीमे धीमे क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद फीवर है, यानी पेशेंट को इसमें फीवर आ सकता है। आम बात में भी हमने बताया था, ज्वर
ठीक है, आम वात में ही केवल ज्वर पर प्रेजेंट था, वात रक्त में भी नहीं था, ना संधिगत वात में था, ना आपका क्या कहते हैं कॉक्सिक्सीड्स में था। तो यहाँ पे भी देख लो वो फीवर बता रहे हैं मॉडर्न में भी। फिर मायल्जिया, मायल्जिया सवेरे हमने बताया था, मायल्जिया क्या होता है, आर्थ्रेल्जिया क्या होता है, सॉरी आर्थ्रेल्जिया बताया था। व्हाट इज आर्थ्रेल्जिया? आर्थ्रेल्जिया क्या होता है? व्हाट इज आर्थ्रेल्जिया, क्या बताया था हमने? पेन इन जॉइंट्स। हाँ, पेन इन जॉइंट। और तो मायल्जिया तो क्या ये होगा? मसल में पेन, मसल पेन। पेन इन मसल्स। हाँ तो उसको क्या होगा, मस्कुलर पेन होगा, मसल्स में पेन महसूस होगा, ठीक है, दैट इज मायल्जिया। तो जो ये शुरुआत के फैक्टर है, ठीक है, ये जितने आपको लक्षण यहाँ दिख रहे हैं, फैटिकनेस, मैलेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर एंड माइल्जिया, ये सब इन्फ्लामेशन के इंडिकेशन। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन के एक क्वेश्चन आता है, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के आयुर्वेद में उसको कार्डिनल साइन को कहा गया है प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है, ऐसे लक्षण जिनसे उस डिजीज की, उस व्याधि की सटीक पहचान बन जाए, उसे हम प्रत्यात्म लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फीवर में क्या होता है, फीवर के प्रत्यात्म लक्षण क्या बताएं, अस्वेद, यानी स्वेद की प्रवृत्ति क्या होती है, रुक जाती है। जिसको फीवर आ रहा होता है उस व्यक्ति को पसीना नहीं आता, ठीक है, जैसे ही पसीना आता है वैसे ही फीवर क्या होता है, उतर जाता है, ठीक है। तो वो ज्वर निवृत्ति के लक्षण है, यानी ज्वर खत्म होने के लक्षण क्या है, स्वेद प्रवृत्ति, और ज्वर के लक्षण क्या है, अस्वेद। फिर संताप, यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अंगमर्द, यानी बॉडी में एक बॉडी एक होता है पेशेंट को। ये क्या बताए गए, ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण बताए गए। तो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन या प्रत्यात्म लक्षण क्या है, एक तो जिस भी जगह पे, या मतलब देखा जाए, अगर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, मल्टी बॉडी में जगह जगह इन्फ्लामेशन चल रहा है, जैसे कि फीवर में होता है, तो पेशेंट का टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर राइज करना इन्फ्लामेशन का साइन है। मान लो अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो जॉइंट को छूने पे वो कैसे महसूस होंगे, गर्म महसूस होंगे। फीवर यानी टेम्परेचर राइज। दूसरा, रेडनेस, जिस भी जगह पे इन्फ्लामेशन चल रहा होगा, क्योंकि वहां पे फास्टली ब्लड पहुंचाया जा रहा होता है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड के थ्रू ही तो डब्ल्यूबीसी पहुंचेंगे, ठीक है, जितने भी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस सब ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। तो जिस भी जगह पे इन्फ्लामेशन चल रहा होगा वहां पे रेडनेस आपको दिखेगी। देन उसके बाद है पेन, जहां भी क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन चल रहा होगा वहां पेन होगा। क्यों होगा पेन, मान लो कि अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो जॉइंट में यानी उस जगह को वो हील करने की कोशिश कर रही है बॉडी। इन्फ्लामेशन क्या है, हील करने का तरीका है, ठीक करने का तरीका है, और व्यक्ति उस भाग को उसी तरीके से वर्क करता रहेगा, तो बॉडी को उसको हील करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बॉडी उस जगह पे क्या करती है, पेन को जनरेट करवाती है, ताकि क्या हो सके कि व्यक्ति उस पार्ट का मूवमेंट ना करे और वो ठीक हो जाए, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या बताया, टेम्परेचर, देन उसके बाद रेडनेस, देन उसके बाद आपको क्या बता दिया, पेन होगा, देन पेन इमूवेबिलिटी, सर। हाँ, देन उसके बाद इमूवेबिलिटी, लॉस ऑफ फंक्शन होता है उस जगह पे। तो वो हमने बताया कि उस जगह का जो फंक्शन करने का होता है, वो जो पार्ट फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है, मान लो कि लीवर में इन्फ्लामेशन चल रहा है, हेपेटाइटिस चल रही है, तो लीवर का जो फंक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद सबसे लास्ट में उस जगह पे आपको एडिमा, स्वेलिंग दिखेगी, ठीक, यानी वो जगह पे आपको डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड दिखेगा। ये 5 जो है कार्डिनल साइन है इन्फ्लामेशन के। किसी भी तरीके का बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, कहीं भी किसी भी पार्ट का, आपको ये 5 चीज पॉइंट दिखेंगे ही दिखेंगे। समझ में आ रही है बात, यस या नो? यस सर। हाँ, अब तो हमने यहाँ पे भी बताया कि व्यक्ति को आर्थराइटिस क्या है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में आपको पेन भी दिख रहा है, इन्फ्लामेशन में आपको रेडनेस भी दिखेगी उस जॉइंट पे, इन्फ्लामेशन में आपको वहाँ का टेम्परेचर भी राइज मिलेगा, या बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, फीवर हमने लक्षण बता ही दिया इसमें। देन उसके बाद आपको वहाँ पे एडिमा भी मिल रहा है।
दैट उस जॉइंट का लॉस ऑफ फंक्शन भी मिल रहा है। इट मीन्स यही लक्षण सिद्ध कर रहे हैं कि ये क्या है, क्लिनिकली सिद्ध कर रहे हैं। पैथोलॉजिकली तो आप अंदर घुस के देख रहे हो क्या क्या चेंज हो रहे हैं, बट क्लिनिकली लक्षणों के आधार पे भी हम पता लगा पा रहे हैं कि ये क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैलेज, फैटीग, मैलेज, एनोरेक्सिया और वेट लॉस। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लामेशन में कुछ फैक्टर्स रिलीज करे जाते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स, टीएनएफ। ठीक है, वो किस लिए रिलीज किए जाते हैं? टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो टिश्यू नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। ठीक है, यानी वो टिश्यू को मारने के लिए ऐसे फैक्टर रिलीज किए जा रहे हैं। तो जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या पॉजिटिव फैक्टर है उसको किल करने के लिए टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक जो इन्फ्लामेशन लगातार बना रह रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, तो उसमें लगातार ये टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? यस या नो? Yes. हाँ, तो अब ये जब बॉडी में लगातार रिलीज हो रहे हैं तो बॉडी में नेचुरल है कि टिश्यू का डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा होगा, अधिक मात्रा में हो रहा होगा। तो ओवरऑल आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि टिश्यू जब बॉडी से लॉ डिस्ट्रक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो बॉडी व्यक्ति का वेट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। हाँ, तो और एनोरेक्सिया भी उसी की वजह से, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर क्या करता है, भूख भी कम कर देता है। मैलेज, फैटिकनेस, ये सब उसी के कारण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात इतनी सबको? यस या नो? Yes, sir. हाँ, अब अगला लक्षण हमने क्या बताया, बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्वेलिंग होगी, यानी दोनों जॉइंट में क्या होगा आपको, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड के जॉइंट में। मान लो यहाँ पे हमने हाथ का जॉइंट दिखा रखे हैं, इन्वॉल्वमेंट नीचे की फिगर में देख रहे होगे, हाथ में दिखा रखा है। तो एक ही हाथ का नहीं, दोनों हाथ की डिफॉर्मिटी दिख रही होगी आपको। दोनों हाथों में क्या दिख रही होगी, फर्स्ट स्टेज में एक्यूट फेज में स्वेलिंग दिखेगी। फिर आपको स्टिफनेस ऑफ जॉइंट स्पेशली इन द मॉर्निंग और आफ्टर इनएक्टिविटी, इससे डिजीज की पहचान बनती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस की। कि एक पेशेंट आपको कंप्लेंट करे आगे कि सवेरे जब हम उठते हैं सर, तब ये ज्यादा जॉइंट को मिलाने घुमाने में बड़ी तकलीफ होती है, जिस भी जॉइंट में उसको हो रहा हो। मान लो घुटने में हो रहा है, नी जॉइंट में हो रहा है, तो वो क्या क्या कंप्लेंट करता है कि ये घुटने सवेरे के टाइम मुड़ते नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि आप ये मान के चलो कि 90% इस व्यक्ति में आर्थराइटिस है, अगर वो ये कंप्लेंट करके आता है। और दूसरी ये, या तो ये कंप्लेंट करे कि जब तक कुछ काम करते रहते हैं तब तक तो सही है, पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वो आराम करने के बाद जब हम उठते हैं तो ये जॉइंट बड़े दर्द करते हैं या इनमें बड़ी जकड़ाहट महसूस होती है। ठीक है, तो ये दोनों सिम्टम क्या इंडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल कि ये पेशेंट में क्या है, 90% चांस है कि उसमें क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी पेशेंट आके कंप्लेंट करे तो सबसे पहले उसका क्या करवाओ, आर ए फैक्टर इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और 90% चांस है कि उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही बात? यस या नो? यस सर। हाँ, अब क्रॉनिक फेज में क्या क्या आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो बेसिकली क्रॉनिक फेज में हमको जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी दिखती है। ठीक है, तो हैंड्स की बात कर ले तो हाथों की बात कर ले, अगर हाथों में जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, हाथों में आर्थराइटिस हो रही है, तो क्या क्या दिख सकता है आपको। तो यहाँ पे फिगर में आपको 3 तरीके की डिफॉर्मिटी दिखा रखी है। एक है बोटोनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, अंगूठे की बोटोनियर डिफॉर्मिटी है, दिख रही है सबको, कर्सर दिख रहा है हमारा? Yes, sir. हाँ, जी सर दिख रहा है। फिर उसके बाद है अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, यानी कि मेटाकार्पल यानी क्या हो गए हमारे, मेटाकार्पल क्या हो गए, आपकी हथेली के क्या कहते हैं, जॉइंट्स हो गए। और फेलेंजियल मतलब उंगलियों के जॉइंट, यानी जहाँ पे आपका मेटाकार्पल बोन और फेलेंजीज आपस में मिलते हैं, उस जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो रही है। ठीक है, देन है लास्ट में दे रखा है स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर। स्वान मतलब क्या होता है, SWAN, स्वान मतलब मालूम है किसे?
हंस, हंस, जैसे हंस की गर्दन होती है उस तरीके की डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी। तो ये 3 तरीके की बेसिक डिफॉर्मिटी किस में होती है? हैंड्स में होती है। अब उनको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो व्हाट इज बॉटोनियर डिफॉर्मिटी? ठीक है, बॉटोनियर और स्वान नेक बिल्कुल ठीक अपोजिट डिफॉर्मिटी है। ठीक है, अब कैसे अपोजिट है वो बताते हैं। तो इसने क्या कहा, नकल, नकल माने क्या? द प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट मतलब ये वाला। ठीक है, अंगुली में अगर देखोगे तो जो पहला जॉइंट आपको दिखता है दैट इज प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इट इज परमानेंटली बेंट टुवर्ड्स द पाम। यानी ये इसकी नहीं आ रही मेरे पे। स्क्रीन नहीं आ रही है, जी नहीं आ रही। शुरू से ही नहीं आ रही थी। नहीं सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है आ सर, रही आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, यहाँ तो आ रही है आवाज आ रही सर। आवाज तुम्हारी नहीं, तरफ से स्क्रीन। तुम्हारी तरफ से हो रहा होगा बेटा, उसमें बाकी सबको आ रही है। आवाज आ रही है सर, बराबर आ रही है आवाज। भी आ रही है सर, स्क्रीन भी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर मिस कर रहा होगा तो शाम को हम इसको उस पे यूट्यूब पे डालेंगे, वहां देख लेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि क्या कहते हैं, जो पहला जॉइंट है आपकी उंगली का वो मुड़ जा रहा है किधर की तरफ? पाम की तरफ, यानी अंदर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? हथेली की तरफ क्या है, मुड़ जाएगा Yes, sir. अंदर की तरफ। और जो दूर का जॉइंट है यानी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो नेक्स्ट जॉइंट है, वो क्या है, बाहर की तरफ मुड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे होगे कि ये जॉइंट तो क्या है, अंदर की तरफ मुड़ रहा है, और ये उंगली बाहर का नखून वाला हिस्सा क्या है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी को हम क्या कहते हैं, बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। समझ में आ रही है बात? यस या नो? Yes, sir. हाँ। देन उसके बाद है स्वान नेक डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। तो ठीक इसके अपोजिट है। ठीक इसके अपोजिट क्या है, पहला जॉइंट जो था यानी प्रोक्सिमल इंटरनल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वो तो अंदर की तरफ मुड़ रहा होगा। सॉरी, कहाँ, बाहर की तरफ मुड़ रहा होगा। यानी जॉइंट क्लोज टू द फिंगर टिप इज परमानेंटली बैड्स टू, यानी कि ये बाहर वाला जो जॉइंट है, ठीक है, यानी नखून के पास वाला जॉइंट वो अंदर की तरफ आ गया। और क्या कहते हैं, जो पहला जॉइंट था हथेली की तरफ वाला, वो क्या है, बाहर की तरफ मुड़ रहा है। बाहर की तरफ आ गया। बिल्कुल अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया उससे? उसमें Yes. हाँ, हथेली की तरफ वाला जॉइंट हाइपर एक्सटेंशन कर रहा है, और डिस्टल जॉइंट यानी नखून की तरफ वाला जॉइंट अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक इसके अपोजिट किस में हो रहा था, बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में हो रहा था। तो यानी पेशेंट में, अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही डिफॉर्मिटी हो जाएंगी। पेशेंट में या तो आपको बॉटोनियर डिफॉर्मिटी दिख सकती है या स्वान नेक डिफॉर्मिटी दिख सकती है। क्लियर ना हो तो फिगर को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, दोनों की फिगर हमने डाल रखी है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं रूमेटॉइड नोड्यूल्स की। एक हम अल्नर डेविएशन आपको बाद में बताएंगे, फुट में दिखाएंगे वो। ठीक है, सॉरी, अल्नर डेविएशन हमने दिखाया। चलो अल्नर डेविएशन इसी में बताते हैं। ठीक है, तो अल्नर डेविएशन क्या है यहाँ पे कि ये जो जॉइंट देख रहे हो आप अपनी हथेली पे महसूस करोगे तो अंगूठे की तरफ वाला जो उंगली है, ठीक है, अंगूठे की तरफ वाले, तो वो किधर की तरफ हो गई, रेडियल बोन की तरफ हो गई ना। ठीक है, रेडियल नर्व होती है, रेडियल बोन होती है। रेडियल बोन और अल्नर बोन जान रहे हो। रेडियल क्या है, लेटरल है। हाथ में लेटरल साइड पे क्या है, रेडियल है, और मीडियल साइड पे क्या है, अल्नर है। ठीक है, तो ये जो उंगली है, लास्ट फिंगर जो है आपकी अंगूठे की तरफ जो है, वो अंगूठे से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी अल्ना की तरफ डेविएट कर जाएगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्नर डेविएशन कह रहे हैं। समझ में आ रही बात सबको? यस या नो? yes, हाँ, अंगूठे से अपोजिट डायरेक्शन में, इतना मान के चलो अंगूठे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ये चली जाएगी।
ठीक है। देन उसके बाद रिमोटॉइड नोड्यूल्स दिखते हैं, यानी कि कहाँ पे दिखेंगे, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे आपको ऐसे गांठें दिखना स्टार्ट होंगी, या डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट पे, डिस्टल हमने अभी बताया, लास्ट का जो पार्ट है नखून के तरफ वाला जो जॉइंट है उस पे आपको ऐसे गांठें दिखनी स्टार्ट होगी। दिख रही है गांठें? इधर रेडनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। हाँ, दिख ये रही। बता रहे थे इन्फ्लामेशन में रेडनेस दिखेगी, इधर पेन भी होगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये क्या है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स हैं, ये दिख सकते हैं आपको हाथ में, ठीक। अब फीट की बात कर लेते हैं। तो फीट क्या है, फीट में पहला साइन बताया है हेलेक्स वैल्गस, ठीक है। तो देख रहे होगे कि लेटरल डेविएशन ऑफ एमटीपी का मतलब है मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। यानी कि मेटाटार्सियोफैलेंजियल जॉइंट क्या है, लेटरली मूव कर जा रहा है, ठीक है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आपको इधर दिख रहा है, यस सर। लेडीज का पाँव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये है मेटाटार्स, हाँ लेटरली ये क्या कर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है इसका, यहाँ से ये डेविएट किया है जिसकी वजह से ये अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ चला गया। ये जॉइंट क्या है, बाहर की तरफ खिंच रहा है, और ये क्या है, अंगूठा अंदर की तरफ चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलेक्स वेगस वेल्गस कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली फीट में ये डिफॉर्मिटी दिखती है। अब हम जो बात कर रहे थे अदर सिस्टम की, कि बाकी सिस्टमों में क्या क्या दिख रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस दिखेगी, ठीक है, यानी डिपोजिशन ऑफ फैट दिखता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, यानी ब्लड वेसल्स की वॉल में क्या डिपोजिशन होने लगेगा, फैट का डिपोजिशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मनरी फाइब्रोसिस दिखती है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल जो भी एयर का पाथवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, वो पतले हो जाएंगे। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस दिख सकती है, यानी बोन क्या हो सकती है, ब्रिटल भुरभुरी हो सकती है। जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस, ये मेन लक्षण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, कि पेन होगा जॉइंट में स्वेलिंग होगी और जॉइंट में स्टिफनेस यानी रिजिडिटी होगी, उनके मूवमेंट में क्या होगी, कठिनाई होगी, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में रूमेटॉइड फैक्टर करवाएंगे हम, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन ये है। उसके साथ में सपोर्ट के लिए इन्फ्लामेशन चेक कर, तो इन्फ्लामेशन इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लामेशन में तो चेक करने के लिए हम क्या करवाएंगे, ईएसआर करवाएंगे दोनों ही, और सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी करवाएंगे। दोनों ही इन्फ्लामेशन के इंडिकेटर है कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन चल रही होगी, ईएसआर भी इंक्रीज करेगा और सी रिएक्टिव प्रोटीन का भी लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। रेडियोलॉजी में हम क्या करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं पेशेंट का, जॉइंट्स का, या क्या कहते हैं सिटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं। सब में आपको जो ये डिफॉर्मिटी हम दिखा रहे हैं कि बोटोनियर डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, या जॉइंट्स की जो पैथोलॉजिकल चेंजेस बता रहे थे वो आपको दिखेंगे किसमें, इन्वेस्टिगेशन में, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई में। तो ये क्या है प्राइमरीली इसकी डायग्नोस्टिक जो है इन्वेस्टिगेशन वो क्या है, आरए फैक्टर है। आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए आरए फैक्टर करते हैं और फिर उसमें कंडीशन देखने के लिए कि क्या क्या किस स्टेज में है डिजीज, एक्यूट में है कि क्रोनिक है, वो चेक करने के लिए हम फर्दर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, यानी एक्सरे वगैरह ये सब करवाएंगे, और उससे हमें कितना उसमें चेंजेस है वो सब आपको दिख जाएगा। समझ में आ रही बात, इतनी सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हम इसको समराइज करते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिख रही है। यहाँ पे फीमेल की पिक्चर इसलिए दिखा रखी है क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड डिजीज है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक फीमेल प्रेजेंटेशन दिखाया बेसिकली। तो आपको यहाँ क्या क्या दिख सकता है, ठीक है। तो देखो आपको जिस भी पार्ट में, मान लो हैंड में अगर उसको वो चल रहा होगा, आर्थराइटिस होगा, तो आपको एक्सियल लिम्फ नोड क्या है, एनलार्ज मिल सकते हैं, स्वेलन लिम्फ नोड्स यहाँ पे आपको गिल्टी महसूस हो सकती है। देन उसके बाद आपको सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बताए थे,
दिखाया था वो दिख सकते हैं आपको। स्प्लीन क्या मिल सकती है आपको, एनलार्ज मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें स्प्लीन का एनलार्जमेंट दिख सकता है। जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में जो भी चेंजेस हैं वो हुए हमने आपको दिखाए, वो सब दिख सकता है। अल्नर डेविएशन दिख सकता है पेशेंट में, ठीक है। देन नीचे फुट में आपको हेलेक्स वेल्गस दिख रहा है, वो दिख सकता है। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में लो ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट में, फैटीग हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है और एनीमिया भी दिख सकता है पेशेंट में, यानी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल भी क्या मिल सकता है, कम मिल सकता है। तो ये क्या है, आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलता है। इसमें क्या नाम है आपका, रूमेटॉइड अर्थराइटिस